कंपनियों के अच्छे नतीजों के दम पर नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन हेल्थ केयर रिफॉर्म टलने की आशंका में डॉलर हुआ कमजोर। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी सपाट। एचपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी खरीद सकती है ओएनजीसी, आज कैबिनेट में मंजूरी संभव। जीएसटी के दबाव के बावजूद एचयूएल ने पेश किए दमदार नतीजे। आय में 5% की बढ़त, मुनाफा 8.5% बढ़ा और मार्जिन भी हुए बेहतर। बजाज फाइनेंस, हेवल्स और माइंडट्री के नतीजों पर आज रहेगी बाजार की नजर। बजाज फाइनेंस के एनपीए में कमी आने का अनुमान, हेवल्स और माइंडट्री से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद। और यूएस एफडीए से औरोबिंदो फार्मा को मिला बूस्टर डोज, किडनी की जेनरिक दवा को मिली मंजूरी। कल के भारी करेक्शन के बाद आज है दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत। रिकवरी होगी क्या, होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ, लेंगे इस सवाल का जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है। और अंदाठी के सिद्धार्थ सेदानी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी कल की गिरावट के बाद आज एक बाउंस की अपेक्षा कर रहा है। देखिए बढ़त के साथ कारोबार होगा, ये संकेत मिल रहे हैं। और यूएस में डाउ में जरूर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन नैस्डैक हरे निशान के साथ जाकर बंद हुआ है। और एशियाई बाजारों में देखिए हांगकांग के बाजारों से थोड़ी से अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये मार्केट्स देखिए करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। तो एशियाई बाजारों से एसजीएक्स निफ्टी को बल मिल रहा है। और कल बड़ी गिरावट के बाद क्या बाउंस के लिए तैयार है और बाउंस में क्या करना चाहिए? देखिए संभलेंगे तो सही, ये बात सही है कि कल की तेज गिरावट के बाद बहुत तेजी से गिरेंगे ऐसा तो नहीं लग रहा। और उसके पीछे दो वजह है, एक तो ग्लोबल मार्केट्स की स्टेबिलिटी और दूसरा लीवर के अच्छे नतीजे। तो ऐसे में रुकना चाहिए। और 9800 अब बेहद अहम सपोर्ट लेवल है। और हम यही बात कर रहे थे कि करेक्शन होगा तो भी 9800 के नीचे जाने की संभावना कम दिखती है। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, 9800 से 9900 ये है आज के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। और इस ट्रेडिंग रेंज पर आपको नजर रखनी है। आप असली कमजोर तभी होंगे जब आप 9800 के नीचे फिसलें, वक्त बिताएं। अब फिर से मजबूती आपके लिए तब बनेगी जब आप 9900 के पार निकले। तो 9800 से 9900 ये कहेंगे कि बराबरी वाला मामला है। दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए मामला रस्साकशी का है। तो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मैंने दिया है निफ्टी 9900 आज का निर्णायक लेवल है, लेकिन आज निर्णायक लेवल दो निकल कर आ रहे हैं, 9800 और 9900। 9900 के ऊपर मजबूत है, 9800 के नीचे कमजोर है। 9800 से 9900 एक तरह से कोई ऐसा जोन है जहां पर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। बैंक निफ्टी पर लेकिन एकदम साफ है, 24,000 आज भी निर्णायक लेवल है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग फिर से अहमियत वाली होगी। और अगर क्लोजिंग बेसिस पर आप आज 9800 के ऊपर बने हुए तो बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत है नहीं, और आप अभी भी तेजी में ही है, ये मानकर चलें। बैंक निफ्टी पर 23,875 के ऊपर जब तक आप क्लोज हो रहे हैं, बिल्कुल तेजी की पोजीशन कम करने की जरूरत नहीं है। आप बेहद मजबूत है, कमजोर भी नहीं है, बेहद मजबूत है अगर आप 23,875 के ऊपर बंद होते रहें। पुट कॉल रेशियो कल काफी तेजी से गिरा, लगभग 20 बेसिस पॉइंट गिरकर आ गया 1.34। और अगर आज रिकवरी होती है बाजार में तो सबसे बड़ा रिकवरी का कारण यही होगा कि एक ही दिन में तेजी करने वाले ट्रेडर्स हथियार फेंक चुके हैं, अच्छी खासी पोजीशन कम कर दी है उन्होंने, और ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा संकेत है। तो हल्के हैं बाजार, और हल्के बाजार के लिए ऊपर जाने में एक संभावना बनती है। बैंक निफ्टी ये निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत दिख रहा है और ज्यादा कॉन्फिडेंट देने वाला है। 23,800 23,900 बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है। तो इस पर नजर रखिए, ये रेंज आसानी से टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। आज के ट्रेडिंग का जहां तक सवाल है, निफ्टी पर खरीदारी की राय है। अगर 9800 के आसपास मिल जाए तो क्या कहने, अदरवाइज कल की क्लोजिंग के आसपास भी एक मौका लिया जा सकता है खरीदारी करने का। और 9775 के आसपास थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख लीजिए। 9875 9900 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में ये हुआ आपका तेजी का ट्रेड। बहुत स्किल ट्रेडर हैं और
स्टॉप लॉस के साथ कॉन्ट्रा ट्रेड करना जानते हैं तो ऊपरी स्तरों पर 9,900 के जितना नजदीक बेचें उतना एक सेफ रहेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 9,925 9,930 का होना चाहिए लाइफ टाइम हाई के आसपास। 50 पॉइंट के लिए एक बार फिर से नीचे का ट्रेड निफ्टी में आप ले सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अब भी शॉर्ट करने की राय नहीं है। नीचे मिले तो बहुत बढ़िया, वैसे तो खरीदारी करने के लिए अच्छा लेवल 23,900 है, लेकिन चूंकि 2 दिनों से हम 24,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं इसलिए मैंने ओपनिंग पर खरीदारी की राय दी और 23,900 का स्टॉप लॉस है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 23,800 का स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ 24,200 पहला टारगेट है जो बैंक निफ्टी। याद रहे, देखिए कल की इतनी कमजोरी के बावजूद बैंक निफ्टी ने इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी रिकॉर्ड हाई बनाया। इसका मतलब साफ है कि बैंकिंग शेयर अब भी बेहद मजबूत है। सेक्टर्स जो आज पॉजिटिव रह सकते हैं उनमें कैपिटल गुड्स मुझे पसंद आ रहा है, एफएमसीजी लीवर के दमदार नतीजों के चलते, और बैंक्स अपनी मजबूती को बरकरार रख सकते हैं। अगर नेगेटिव साइड पर रहा तो ऑयल एंड गैस शेयरों में, चुनिंदा शेयरों में आज कमजोरी हो सकती है। तो मार्केट तो बाय ऑन डिप्स का ही है, सेल ऑन रैलीज का तो अभी नहीं हुआ है अभी तक। तो देखिए अहम सपोर्ट लेवल बाजार ने तोड़े नहीं, जब तक 9,800 के नीचे नहीं तोड़ेगा तब तक तो अच्छा, तब भी सेल नहीं होगा, तब भी सिर्फ तेजी की पोजीशन कम करने वाला होगा। सेल वाला मार्केट तो तब होगा जब 9,700 के नीचे आप जाकर बंद हो, तब पहला सेल सिग्नल जनरेट होगा निफ्टी पर, और 23,500 के नीचे आप बंद होंगे बैंक निफ्टी पर, तब बैंक निफ्टी पर सेल सिग्नल जनरेट। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वागले साहब से पूछते हैं कि 10,000 के लिए तैयार हो गए हैं ना इतने बड़े करेक्शन के बाद। हालांकि आईटीसी जो बड़ा एक सहारा देने वाला एलिमेंट था, लेग था, वो तो टूट चुकी है कल टांग। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है मार्केट पे? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। मॉर्निंग सर। आई थिंक ये नर्वस 90s का मामला थोड़ा सा काम कर रहा है, तो आज के लिए निफ्टी में थोड़ी सी मुझे वीकनेस दिखती है। वीकनेस एज इन इंट्राडे आवरली चार्ट्स पे। अनिल जी जो कह रहे हैं वो लेवल 9700 मेरे लिए बहुत स्ट्रांग है। अगर वो टूटता है तो फिर हम 94 93 की बात करेंगे, बट मुझे नहीं लगता है। बॉटम शायद मेरे हिसाब से आज 9,750 के आसपास हो सकता है। ओके। तो अगर आज 20-30 पॉइंट ऊपर मिले तो आपको एक 70-80 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी में मिल सकता है, बट दैट इज प्योरली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। और उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 9860। और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है तो जाहिर है कि वन वे फॉल तो नहीं आएगा। 23,850 24,250 ये लेवल्स है। कल हमने 24,200 की बात की थी, आई थिंक कुछ 30-40 पॉइंट से मिस हो गया। मुझे लगता है आज वो आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आज एक बॉटम होते हुए दिखता है। मेरे आज के लिए स्टॉक्स 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव है, और जो निगेटिव स्टॉक्स है वो इंट्राडे या मे बी 1 से 2 दिन के लिए है। मतलब बेच के निकल जाने वाला मामला नहीं है, नीचे में बाइंग आनी चाहिए। ओके, चलिए, तो 2 बाय 2 सेल कौन से हैं वो बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन दरअसल मूड खराब करने का काम उसी ने किया है जो दरअसल इतने दिनों से मूड सुधारा था। जी हाँ, घरेलू संस्थागत निवेशक। देखिए कल करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई, 975 करोड़ टू बी प्रिसाइज, और ये आंकड़ा अच्छा नहीं है। और पिछले 3 दिनों से लगातार ऊपर में यही लोग हैं जो बिकवाली कर रहे हैं। 1,500 करोड़ रुपए की बिकवाली 3 सेशंस में देखी जा चुकी है। अच्छी बात यह कि एफआईएस खरीदारी करने के मूड में है, और कल भी देखिए 317 करोड़ रुपए की बाइंग कैश मार्केट में उनकी तरफ से देखने को मिली। तो मुनाफा वसूली हो रही है डीआईएस द्वारा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत भी खरीदारी की उन्होंने की। 7,900 से वन साइड बाजार वो 2,000 पॉइंट तक ऊपर खींच कर लाए, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन कल के आंकड़े थोड़े खराब है। वैसे देखा जाए, अगर सिर्फ मैं आंकड़ों को देखकर अगर डिसीजन लेता तो बहुत आसानी से कह सकता था कि आज 9,800 भी टूटेगा और भी नीचे जाएंगे, क्योंकि लगभग 1,375 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज ने बेचे हैं। यानी कि 300 करोड़ के आसपास की खरीदारी अगर आप कैश मार्केट के निकाल दो तब भी 1,000 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज ने बेचे हैं। 975 करोड़ के स्टॉक्स घरेलू फंड ने बेचे हैं। यानी कि स्टॉक्स में आप देखें तो 2,000 करोड़ की बिकवाली बड़े फंड्स की तरफ से हुई है। सामने खरीदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 325 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की तरफ से। तो आंकड़े तो इंस्टीट्यूशन के लिहाज से डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि खराब है, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। ऐसा नहीं है कि एफआईज या फिर घरेलू फंड, स्पेशली घरेलू फंड, ये सोच रहे हो कि सब कुछ बेचकर निकल जाओ, बाजार टॉप बना चुका है। वैसा तो कोई भी नहीं सोच रहा है। सिर्फ ये कि 10,000 के नजदीक प्रॉफिट बुक कर ले। अब कल के आंकड़े जो बड़े दिख रहे हैं उसमें एक चीज और भी है। कल जिस तरह से आईटीसी में बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, बड़ा भारी भरकम वॉल्यूम हुआ, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हुई है, तो उसमें काफी कुछ एफआईज ने खरीदा है, घरेलू फंड्स ने बेचा भी है। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी कुछ ज्यादा है इन आंकड़ों में। तो इसलिए मैं कल के आंकड़ों को थोड़ा सा वजन कम दे रहा हूं। कोई और दिन होता और ऐसे आंकड़े होते, ऐसा माहौल होता, तो मैं आराम से कह देता कि आज 9,800 टूटने वाला है। लेकिन इन आंकड़ों को थोड़ा अलग हटकर कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखेंगे तो फिर इतनी चिंता की बात नहीं। और कल के सेशन में एक और बेहतरीन बात है, वो ये कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 325 करोड़ की खरीदारी हुई एफआईज की, ओपन इंटरेस्ट घटा है। 1,372 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब क्लियर कट है, एफआईज ने
स्टॉक्स में अपनी तेजी की पोजीशन हल्की की है और इंडेक्स में अपनी शॉर्ट पोजीशन काटी है। तो ये एडजस्टमेंट ज़्यादा है और एडजस्टमेंट के मामले में ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आंकड़े ये ज़रूर है कि थोड़ी सी सावधानी को और इशारा करते हैं आपको। ठीक बात है, कॉशियस होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा डेटा भी है, उसकी बात भी हम अनिल से करेंगे। जो पुट कॉल रेशियो है वो थोड़ा सा नरम हुआ है, 20 बेसिस पॉइंट। पूछते हैं कि इतनी नरमी के बाद क्या आप कंफर्टेबल है कि पहले बता देते हैं वागले साहब के आज के ट्रेडिंग आइडिया। सर बताइए। हेमंत, पहले तो मैं आयशर मोटर्स के साथ शुरुआत करूंगा। क्या तेजी हुई कल भी 500 रुपए के आसपास की। हाँ, और आई थिंक एक 10-15 दिन पहले जो 26,400 का तक करेक्शन आया था, मेरे हिसाब से वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का बॉटम बन गया। और कल जो तेजी हुई मुझे लगता है ये 30,000 तक की ले जाने वाली तेजी है। फॉर द डे 1 से 2 दिन के लिए मेरा टारगेट है 29,100, स्टॉप लॉस होगा 28,350। तो लंबे दौर के लिए भी ये लेके चले। सेल में मेरा एक M&M फाइनेंशियल्स, इसमें मुझे वीकनेस दिखाई देता है। ये स्टॉक्स में थोड़ा सा डाउनसाइड दिखता है। 356 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 336। 1 से 2 दिन का व्यू है। ओके, चलिए तो M&M फाइनेंशियल्स बेचिए। आयशर मोटर, रॉयल एनफील्ड का जलवा बरकरार है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 30,000 का टारगेट है वागले साहब का आने वाले दिनों में। अनिल ये बताइए, पुट कॉल रेशियो जो 1.53 से घटकर 1.34 के आसपास मैं समझ रहा हूँ आया है, कंफर्टेबल हैं आप अब? बहुत कंफर्टेबल हूँ। और सबसे बढ़िया बात ये कि लेकिन इसमें भी एक बेहद इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऐसे डेटा बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जब पुट कॉल रेशियो इतना तेजी से गिरे। और ये पुट कॉल रेशियो पूरा का पूरा जो कम हुआ है और जो पोजीशन कम हुई है सिर्फ निफ्टी में हुई है। अच्छा, बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग ही तस्वीर बता रहा है। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं। कल भी हमने बैंक पे शॉर्ट कॉल नहीं दिया और बैंक निफ्टी कल भी दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पर लाइफ टाइम हाई बनाकर बंद हुआ है। अब आप देखिए कल के सेशन में क्या हुआ है, 19 लाख शेयर निफ्टी में से कम हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत, अब इसे डर कहे या फिर कुछ भी कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का नाम देते हैं, क्योंकि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ना एक ही दिन में हथियार फेंक देते हैं। कि एक दिन की मंदी हुई है और उन्होंने 19 लाख शेयर तो ओपन इंटरेस्ट में से कम कर दिए, जबकि मंदी करने वाले तो ढीठ हैं, वो खड़े रहते हैं 10-10 दिन 15 दिन पूरी सीरीज और अगली सीरीज तक भी इंतजार करते हैं। या तो ये कहते हैं कि भाई उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो सोचें कि चलो प्रॉफिट ले लें, लेकिन हुआ ये है कि जो कमजोर तेजी की पोजीशंस बनी हुई ऊपर के लेवल पर वो कल हल्की होती हुई दिखे, तो वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है कि समय समय पर कमजोर ट्रेडर्स निकलते जाएं, ताकि उन्हें ये समझना चाहिए कि बाजार में पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं है। ये बाजार सिखा देता है और ये कल के सेशन में एग्जैक्टली हुआ है कि निफ्टी में 19 लाख शेयर कम हुए, लेकिन बैंक निफ्टी में इसके विपरीत 1 लाख शेयर से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, फ्रेश खरीदारी भी हुई है। बैंक निफ्टी देखिए जो डिस्काउंट में चल रहा था 40 पॉइंट, वो 36 पॉइंट प्रीमियम में आ गया। 3-4 दिन पहले ये डिस्काउंट था, अब प्रीमियम में आ गया। तो ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और ऐसे में अगर बैंकिंग शेयर मजबूत बने रहते हैं तो फिर निफ्टी को 9,800 टूटने का खतरा नहीं है। अब आज वैसे 9,900 का लेवल आपके लिए निर्णायक लेवल है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था शुरुआत में कि 2 लेवल निर्णायक है एक्चुअली, 9,800 नीचे की तरफ, 9,900 ऊपर की तरफ। और वो इसलिए कि 9,800 के लेवल पर 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। और 9,900 पर भले ही हाईएस्ट नहीं है, लेकिन वहां भी 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो दोनों ही तरफ बराबर ओपन इंटरेस्ट है, 100 पॉइंट की रेंज है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये लगता है कि बाजार ने करेक्शन पूरा कर लिया है, फिर से मजबूती होगी, तो पहली चीज़ तो ये कि 9,850 के ऊपर आज क्लोजिंग होना जरूरी है। और दूसरी बात है कि 9,900 के ऊपर अब फिर से आपने क्लोजिंग दे दी तो फिर आप 10,000 पे नहीं रुकेंगे, फिर कम से कम 10,000 से भी 200-300 पॉइंट की तेजी और बनने वाली। तो अब आपके लिए 9,900 के ऊपर बंद होते ही 10,000 बाधा है ही नहीं, फिर तो आप नॉन स्टॉप निकाल देंगे 10,000 को भी और उसके पार भी निकलेंगे। तो ये बेहद जरूरी होगा कि 1 या 2 दिन आप 9,900 के ऊपर क्लोज दें, जिससे पता चल जाएगा कि आपका खत्म हो चुका है करेक्शन। अब जहाँ तक कल के सेशन का सवाल है, ऑप्शंस के डेटा बेहद अहम है। कल देखिए 9,500 से लेकर 10,000 की रेंज में पुट में 44 लाख शेयर घटे हैं। तो एक साथ तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की कर दी। जिन्होंने पुट बेच रहे वो भागे कवर करने के लिए और उन्होंने अपनी पोजीशन कम की। वहीं 9,800 से लेकर 10,100 की रेंज में कॉल्स में 58 लाख शेयर जुड़े हैं और जबरदस्त शॉर्ट्स बने हैं। अब ये इंटरेस्टिंग होगा, अगर बाजार किसी भी वजह से आज बढ़ जाता है तो अब जिस तरह से पुट राइटर्स जो ऊपर के लेवल पर तेजी कर चुके हैं, वैसे ही कॉल राइटर्स भी हैं जो नीचे के लेवल पर मंदी कर चुके हैं। तो ये भी ट्रैप हो सकते हैं। अगर तेजी करने वाले ट्रैप हो सकते हैं तो मंदी करने वाले भी हो सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, रस्साकशी वाला। तो आपको सिंपल एक काम करना है, निफ्टी पर ट्रेड बने ना बने 9,800 9,900 की रेंज पर नजर रखिए।
9,900 के नज़दीक बेचिए, 9,800 के नज़दीक खरीदिए। 25-25 पॉइंट का आपको सिंपल स्टॉप लॉस रखना है। और अगर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर है। 23,800, 23,900 बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट नज़र आ रहा है, और वो जब तक नहीं टूटे तब तक बैंक निफ्टी पर ज़्यादा तेजी का मूड बनाए निफ्टी के मुकाबले। बिल्कुल, और पीएसयू बैंकों पर कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद भी बाजार लगाकर बैठ रहा है। कंसोलिडेशन से जुड़ी हुई आज कुछ पीएसयू बैंकों के नतीजे भी हैं, सब पर बात करेंगे आज। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। और ब्रेक के तुरंत बाद तो हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय और खबरों वाले टॉप 5 स्टॉक्स भी ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और अब हम आपको बताते हैं कि आज 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी पर क्या राय दे रहे हैं। हेमंत कपाड़िया, केआर चौकसी के कह रहे हैं बेचकर चलिए, 9,855 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, 9780 का टारगेट है उनका। लेकिन आनंद राठी सिक्योरिटीज के जेट कर खरीदना चाहते हैं निफ्टी 9,770 के स्टॉप लॉस के साथ, और उनका इरादा है 9,890 पर प्रॉफिट बुकिंग करने का। आईडीबीआई कैपिटल के एके प्रभाकर भी तेजी के मोड में, 9890 का टारगेट, 9795 का स्टॉप लॉस। खरीदारी की राय है चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया की भी, 9,790 ये है उनका स्टॉप लॉस, 9,800 के थोड़ा सा नीचे, और टारगेट 9,900 का। प्रभुदास लेदर की वैशाली पारिक कह रहे हैं कि बेचिए कहां पर, जब 9,800 के नीचे, और उनका टारगेट है 9750 का, 9850 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। तो 5 में से 2 एक्सपर्ट हैं बेरिश और 3 बुलिश, और उनमें से भी 2 एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो खरीदारी और बिकवाली की राय दे रहे हैं, वो है कंडीशनल बाय और सेल। तो ऐसे में लेवल्स नोट कर लीजिए। नीचे की तरफ जो निफ्टी पर बेहद अहम सपोर्ट है वो है 9,775 से 9,800 का, यानी कि ये 25 पॉइंट की रेंज करेगी आपके लिए सपोर्ट का काम। ऊपरी स्तरों पर 9,850 ये पार करना पहले होगा मुश्किल, और उसके पार निकले तो 9,900 का बनेगा टारगेट। ये है राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर। ऑलराइट, ये तो निफ्टी की बात हुई, लेकिन खबरों के चलते आज कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो फोकस में रहेंगे, आइए देखते हैं 5 का पंच। 2 दिग्गज सरकारी कंपनियां आज रहेगी रडार पर, ओएनजीसी और एचपीसीएल। आज होने वाली है कैबिनेट की अहम बैठक, और इस बैठक में दोनों कंपनियों के मर्जर को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। और इस मर्जर के चलते एचपीसीएल में जो सरकार का 51% हिस्सा है वो ओएनजीसी खरीदेगी। तो जाहिर सी बात है कि एचपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी चेंज होकर ओएनजीसी के पास आ जाएगी। ओएनजीसी एचपीसीएल की होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, लेकिन बाद में इन दोनों कंपनियों के मर्जर होने की संभावना। तो नजर रखिए इस बात पर कि किस तरह की डिटेल्स इन दोनों के मर्जर को लेकर निकल कर आए। बिल्कुल मेगा मर्जर होगा इन ऑयल एंड गैस कंपनियों के बीच में, और देखिए ऑयल इंडिया और आईओसी के बीच में बिल्कुल वही हो सकता है जो आपको एचपीसीएल और ओएनजीसी में बता रहे थे। तो आज इन पर भी मंजूरी मिल सकती है, और आईओसी की जो सब्सिडरी है चेन्नई पेट्रोफिल, इस पर भी नजर होनी चाहिए। और ओबिंदो फार्मा इस कंपनी के लिए आज बेहतरीन पॉजिटिव खबर, यूएस एफडीए के घर देर है अंधेर नहीं है, एक दिन लेट आई है लेकिन मंजूरी आ चुकी है उस दवा के लिए जिसका बड़ा इंतजार था। और अब जो कल स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली कि दवा की मंजूरी नहीं मिली, उसकी वजह से स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, आज ये दवा की मंजूरी आ जाने के बाद स्टॉक में रिकवरी और तेजी की पूरी संभावना। और नजर रखिए फेडरल बैंक के ऊपर भी, आरबीआई ने एफआई निवेश सीमा बढ़ा दी है, 49% थी पहले और वो बढ़कर 74% हो गए। तो एफआईएस के पास अब ज्यादा हेडरूम है इस बैंक में निवेश करने के लिए, जो कि अतिरिक्त पॉजिटिव है। बेल काफी दिनों बाद ये स्टॉक आता हुआ सुर्खियों में अच्छी खबरों के दम पर, और एक पतरातू पावर प्लांट के लिए इन्हें एक बड़ी बोली जीतने में कामयाबी हासिल हुई है। 10,266 करोड़ का ये एक बड़ा ऑर्डर इन्हें मिल सकता है। ये L1 सबसे निचले बिडर के तौर पर सामने आए हैं, और जाहिर सी बात है कि भेल अगर सबसे नीचे की प्राइस का बिडर है तो उन्हें ये ऑर्डर मिल सकता है। ये ऑर्डर मिलना भेल के लिए काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण होगा। तो भेल के शेयर पर आज रखिएगा नजर, तेजी की पूरी संभावना। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, और अब आनंद राठी सिक्योरिटीज से आज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेदानी साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत आपकी पिक्स के साथ की जाए, बताएं सर कौन से स्टॉक चुने हैं आपने आज खरीदारी के लिए? आज से नमस्कार आनंद जी, गुड मॉर्निंग। आज के लिए जो खरीदारी के लिए कंपनियां हैं, हम मानते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल एंजाइम स्पेस में एक 2016 की जो लिस्टिंग थी एडवांस एंजाइम, इस पे खरीदारी करके चल सकते हैं। हम मानते हैं कि 415 के टारगेट प्राइस से कर सकते हैं। हालांकि कंपनी का जो पोटेंशियल है और जैसा एंट्री बैरियर है, ये दूसरी नंबर की बड़ी कंपनी है भारत में, नोवो एंजाइम जो वर्ल्ड लीडर है उसके बाद की।
निश प्लेयर है, लीडर है अपने स्पेस की। हम मानते हैं कि ये कंपनी एंजाइम्स बिजनेस में कई सारे सेक्टर्स को सप्लाई करती है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है 45 से 50% का मार्जिन, 25 से 30% का प्रॉफिट ग्रोथ आ सकता है आने वाले साल में। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। हम मानते हैं कि एडवांस एंजाइम यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं। एक साल के पर्सपेक्टिव से प्राइस कहीं भी हो सकता है, बट विद मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 415 के टारगेट से खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरी कंपनी है भारत फोर्ज। हम मानते हैं कि डिफेंस प्ले के हिसाब से भारत फोर्ज एक उम्दा कंपनी है। हालांकि हाल में हमने एक रिपोर्ट नोट रिलीज की थी जो यूनिक लीडर्स के हिसाब से, तो हम मानते हैं कि भारत फोर्ज भी अपने सेगमेंट में फोर्जिंग बिजनेस में लीडर है। बट डिफेंस में जिस हिसाब से 5% का रेवेन्यू आता है, ये बढ़ के 15% हो सकता है। तो हम मानते हैं कि भारत फोर्ज पे खरीदारी करके चल सकते हैं 1500 रुपए के टारगेट प्राइस। ऑलराइट, तो भारत फोर्ज पर नजर रखिए, एडवांस एंजाइम पर नजर रखिए। दो बेहतरीन फंडामेंटल आइडिया सिद्धार्थ की तरफ से। वागले साहब, दो आइडियाज तो आपने दिए, बाकी के दो भी बताइए। इन्फीबीम में मैं बाय करके चलूंगा। आई थिंक पिछले 3-4 दिनों से या शायद पिछले हफ्ते से हम बात कर रहे थे और कल इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। थोड़े से कंसोलिडेशन पे बाय करें। 1161 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1216 का टारगेट होगा। 3 से 4 दिन का ट्रेडिंग व्यू है। और बेचने में मैं एनसीसी के साथ जाऊंगा। 3-4 दिन पहले हमको स्ट्रेंथ दिखी थी जो सस्टेन नहीं हुई, मूव सस्टेन नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा ट्रेडिंग डाउन साइड है 1 से 2 दिन का। 9350 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 84। चलिए, तो मौके आपके दोनों तरफ हैं, न सिर्फ खरीदारी के बल्कि अगर बाजार कमजोर हो तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। और वो स्टॉक होगा एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। यहां पर करें बिकवाली, इन्फीबीम में खरीदारी करने की राय। लेकिन फोकस करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, और वो है एचपीसीएल और ओएनजीसी को लेकर। एचपीसीएल को ओएनजीसी के साथ मिलाने को लेकर आज कैबिनेट सैद्धांतिक मंजूरी दे सकता है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए कि कैबिनेट आज क्या फैसला ले सकती है इस बड़े मर्जर पर? मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कैबिनेट में क्या नहीं होने वाला है। दरअसल जैसे मैंने एक खबर बताई कि एचपीसीएल को ओएनजीसी के हवाले किया जाएगा, तो लोग अलग अलग सवाल पूछने लगे कि क्या ये ओपन ऑफर के जरिए किया जाएगा, ओएनजीसी क्या एचपीसीएल को कोई प्रीमियम देने वाली है, क्या कोई शेयर रेशियो क्या रहने वाला है। तो मैं बता दूं कि कैबिनेट के इस फैसले में ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा। कैबिनेट सिर्फ इस बात की सैद्धांतिक मंजूरी देगा कि एचपीसीएल को ओएनजीसी के हवाले कर दिया जाए। एचपीसीएल में केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है 51.11%, उसे ओएनजीसी के पास कर दिया जाएगा और एचपीसीएल का मैनेजमेंट कंट्रोल ओएनजीसी के पास कर दिया जाएगा। लेकिन यह कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस कीमत पर किया जाएगा और तौर तरीका क्या होंगे, यह तय करने के लिए यह कैबिनेट तय नहीं करेगा। इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला कैबिनेट ले सकता है। मंत्रियों के समूह में वित्त मंत्री अरुण जेटली, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें शामिल होंगे। और कैबिनेट के इस फैसले के 1 साल के भीतर भीतर इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मर्जर होगा, एक्विजिशन होगा। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये मर्जर नहीं होगा, एक्विजिशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक्विजिशन इस वजह से क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय दोनों कंपनियों के बीच मर्जर के खिलाफ है। पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि अगर एचपीसीएल को ओएनजीसी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो एचपीसीएल की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। और दूसरी जो कानूनी पेच है वो ये है कि अगर आप मर्ज करने जाएंगे तो आपको एक्विजिशन एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा, जो कि एक पेचीदा प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप एक्विजिशन करते हैं तो एचपीसीएल की अपनी पहचान बनी रहेगी। एचपीसीएल ओएनजीसी की सब्सिडियरी के तौर पर काम करती रहेगी। तो इस पर फैसला आगे चलकर ग्रुप लेगा, जो मंत्रियों का समूह बनेगा। फिलहाल इन प्रस्तावों के साथ कैबिनेट से आज देर शाम अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए, और बहुत ही बारीकी से आपने समझाया कि क्या होगा और क्या दरअसल नहीं होने वाला। तो आज कोई रेशियो आने वाला नहीं है। एक कैबिनेट की कमेटी बनेगी जो डिसाइड करेगी कि क्या होने वाला है। तो फिर ओएनजीसी को किस तरह से ट्रेड किया जाए, एचपीसीएल को किस तरह से ट्रेड किया जाए, ये है बड़ा सवाल। और एचपीसीएल के साथ साथ इन दो शेयरों की बात होती है तो एमआरपीएल की बात भी होती है, क्योंकि ओएनजीसी की सब्सिडरी है। कैसे अप्रोच किया जाए इसे? देखो हेमंत, सबसे पहली चीज तो है कि ये मर्जर हो या यूं कहें कि एचपीसीएल की शेयर होल्डिंग का एक्विजिशन हो, ओएनजीसी के लिए तो कोई फायदे की बात है नहीं। होल्डिंग कंपनी मिलेंगी बल्कि खराब खबर है। हाँ, उल्टा खराब खबर है, राइट। और दूसरा ये कि 4 से 5 बिलियन डॉलर का उन्हें खर्चा करना है। ठीक बात है। खर्चा मतलब निवेश करना है। सही है। ओके, अब आपके पास थोड़ा पैसा है, 15 से 20 हजार करोड़, और बाकी 15-20 हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ओएनजीसी की बैलेंस शीट पर तो आएगा दबाव। तो ओएनजीसी के लिए तो कोई फायदे की बात बिल्कुल है नहीं, दूर दूर तक, ठीक है। अब रहा सवाल एचपीसीएल का, तो एचपीसीएल के लिए मामूली फायदे की बात कह सकते हैं। वो इसलिए कि हो सकता है इवेंचुअली फिर एमआरपीएल का जो कुछ
ऐसा कारोबार जो HPCL के साथ मिलता जुलता है, ये एक सिनर्जी बने और वो दोनों साथ में आए, तो फिर वो HPCL के लिए नुकसान की बात कुछ भी नहीं है। उनके लिए क्या फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट उनके ओनर है या ONGC ओनर है, HPCL के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सिनर्जी का फायदा मिलेगा। तो HPCL के लिए मामूली पॉजिटिव है, MRPL के लिए मामूली पॉजिटिव है। लेकिन अब इसमें एक कैच है। कैच ये है कि क्या ये बाजार को पता नहीं है, क्या इसके दम पर स्टॉक रिएक्ट नहीं कर चुके हैं? दोनों का जवाब आपके लिए कि नहीं, बाजार को पता है और स्टॉक्स रिएक्ट भी कर चुके हैं। तो अब ONGC यहां से क्या बहुत ज्यादा गिरेगा? शायद नहीं। तो अब होगा क्या, जो लक्ष्मण कह रहे हैं कि अल्टीमेटली मंत्रियों के समूह में क्या डिटेल्स निकल कर आते हैं, उसके बेसिस पर आप स्टॉक को ट्रेड करना है। इस खबर के बेसिस पर आप स्टॉक को ट्रेड करना भूल जाइए कि अब ONGC के लिए खराब है बेच दें, HPCL के लिए अच्छी है खरीद लें, ये नहीं होगा। अब जब डिटेल्स जब तक नहीं आएगी कि खाली मर्जर होना है तो ये प्राइस में है, मर्जर के अलावा और कुछ होना है, और कुछ स्टेक खरीदने के अलावा जो ONGC खरीद रही वो स्टेक के अलावा अगर मर्जर होना है या कुछ और डिटेल्स आनी है तो उसके बेसिस पर स्टॉक चलेंगे, अदरवाइज नो ट्रेड है। बिल्कुल सही बात। देखिए, खरीद रही है तो खरीदने में ओपन ऑफर आना चाहिए, लेकिन सरकारी कंपनी है तो शायद ना आए। ये बहुत सारे पेच हैं, तो समिति तय करेगी अब जो बनाई जाएगी कि क्या होना चाहिए। तो अब समिति की बैठकों के ऊपर फिर बाजार की नजर होनी शुरू हो जाएगी बनस्पत आज की कैबिनेट की बैठक पर। चलिए, और आपने ये पॉइंट भी बहुत सही उठाया, ओपन ऑफर वाला। ये मिस था, क्योंकि ये सही कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ओपन ऑफर है वो बहुत अहम होगा, और बहुत कम संभावना है या नहीं के बराबर संभावना है कि ओपन ऑफर है। बिल्कुल सही बात है। तो जब ये क्लैरिटी आ जाएगी कि वो नहीं होगा तो फिर ये शेयर में दमदार दम बचेगा नहीं दरअसल। और जो हम आपको पिछले हफ्ते से लगातार बता रहे थे, ध्यान रखिएगा पिछले हफ्ते भी ये कैबिनेट की बैठक में था, लेकिन वित्त मंत्री जी नहीं थे दिल्ली में और उसके बाद वो हो नहीं सका। तो आज उम्मीद है शाम को हो जाएगा ये। और नजर फिर रहेगी IOC और ऑयल इंडिया पर भी, क्योंकि बजट में तो 3 बड़े समूह बनाने की बात हुई थी। तो एक तो हमने आपको बताया ONGC HPCL, दूसरा ऑयल इंडिया और IOC, और तीसरा गेल के साथ मिलकर क्या बनेगा। लेकिन खिचड़ी पक गई है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं खुश नहीं है दरअसल इस तरह की बातों से। लेकिन देखते हैं सरकार ने जो फैसला लिया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हर्षदा हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे आपको HUL पर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने किस तरह की राय दी है शानदार नतीजों के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। कल सुबह ITC ने तो देखिए निराश किया, लेकिन बाजार बंद होते ही HUL ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। तो HUL के नतीजों के बाद अब ब्रोकरेज हाउसेज क्या रिपोर्ट्स दे के आए हैं ये बता रही हैं हर्षदा सावंत, हमेशा की तरह। हर्षदा, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? इनफैक्ट काफी बुलिश है और ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। CLSA के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर उन्होंने आउट परफॉर्मर का कॉल रिटेन किया है। टारगेट पहले जो 1100 था उसको बढ़ाकर अब 1250 किया है HUL पर। उनको लगता है कि वॉल्यूम्स भले ही थोड़े से फ्लैट रहे हों लेकिन इन लाइन है, और लार्जली रियलाइजेशंस में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। GST को लेकर थोड़े बहुत जो डिस्ट्रप्शंस थे उसका असर जारी रहेगा, लेकिन ऑल इन ऑल ये बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इस तिमाही में, और यही ड्राइविंग फैक्टर रहेगा स्टॉक के लिए। इसी के साथ डॉयचे बैंक भी HUL पर बाय की कॉल मेंटेन कर रहा है। टारगेट इन्होंने 1200 का रखा है जो पहले 1050 का था। JP मॉर्गन भी HUL पर न्यूट्रल कॉल दे रहा है, हालांकि इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है 1025 से ये 1175 के टारगेट की बात कर रहे हैं। उनको लगता है वैल्यूएशंस में एक एब्सोल्यूट अपसाइड जरूर देखने को मिल रहा है। नोमुरा दूसरी तरफ लिमिटेड अपसाइड का कॉल दे रहा है, उन्होंने हालांकि न्यूट्रल कॉल मेंटेन किया है, टारगेट बढ़ाया है। 1138 का टारगेट यहां पर आता हुआ उनको लगता है कि जो कमोडिटी साइकिल थोड़ी सी नरम होती हुई दिखाई देगी उससे मार्जिन्स को जरूर बढ़ावा मिलेगा। वहीं मक्वारी, इनफैक्ट मक्वारी की सबसे बुलिश रिपोर्ट है, 1402 का कॉल इनफैक्ट मक्वारी ने दिया है। आउट परफॉर्मर की रेटिंग यहां पर बरकरार है। उनको लगता है कि कंपनी में पूरा कन्विक्शन दिख रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को आगे बरकरार रखने का। रूरल डिमांड में काफी ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई देगी और वो भी एक फायदे का सौदा रहेगा कंपनी के लिए। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल कॉल देता हुआ, हालांकि इन्होंने टारगेट 840 तक ही सीमित रखा है। मॉर्गन स्टैनली अभी भी अंडरवेट है, 870 का टारगेट इन्होंने बरकरार रखा, इनफैक्ट 870 का टारगेट रखा है जो पहले 795 का था। उनको लगता है वॉल्यूम ग्रोथ जब तक इंक्रीज नहीं होगी स्टॉक में एक टर्नअराउंड आने की संभावना कम ही है। बिल्कुल, तो वॉल्यूम ग्रोथ ये फ्लैट है, लेकिन देखिए सबसे एग्रेसिव टारगेट बाजार में मैक्वायरी के 1402 के और उसके बाद
बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के 1310 के। हर्षदा आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अनिल पहले आप ये बताइए, जीएसटी की डीस्टॉकिंग होगी ये तो बात सबको पता थी, तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया, लेकिन मार्जिन क्या जबरदस्त आए? जबरदस्त। और सबसे बड़ी चीज मकवायरी की रिपोर्ट की एक बार बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मकवायरी था जो 1000 रुपए के भी टारगेट देता हुआ है। मकवायरी अब तक लीवर पर हमेशा सही पड़ा है। सही बात है। तो लीवर के 1400 रुपए के ऊपर के टारगेट आ जाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और जो नंबर्स आए वो जबरदस्त हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आनी थी पता था, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी मार्जिन्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है हेमंत के स्टॉक चूंकि हम 970-80 से कह रहे थे कि खरीदिए, अब ये 1160-70 कल हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि 1190-1200 अगर आज ये लेवल आते हैं तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। जिन लोगों ने अगर पहले से खरीदा है हमारे बोलने पर या फिर अपने हिसाब से जब भी खरीदा है लीवर, तो वो लेवल है जहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल दिमाग न लगाएं, और हम लगातार यही कह रहे थे कि देखिए आईटीसी बेचकर लीवर में शिफ्ट हो जाइए। अब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, 2-3 महीने का व्यू लेते हैं, तो आप 1200 के आसपास लीवर में प्रॉफिट बुक करें और आईटीसी खरीद लें। अब आईटीसी मुझे लीवर के मुकाबले में वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक नजर आने लगा है, तो वो एक ट्रेड उन लोगों के लिए बन सकता है। लेकिन जिन लोगों के पास लीवर है, ये वो क्या कहते हैं, वो आपके घर की ज्वेलरी है, हाँ, जिसे बेचा नहीं जाता, तो इसे मत बेचिए। अगर लीवर जैसा स्टॉक साल का 15% रिटर्न भी देता है, ये टैक्स फ्री रिटर्न, और इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? एफडी से दुगुना रिटर्न लीवर जैसे स्टॉक में आता है, रखना चाहिए बिल्कुल। व्हाट कॉल। लेकिन मैं ये कहूंगा, क्योंकि कल भी देखिए कह रहे थे कि ये खरीद लीजिए, तो अच्छा आज ध्यान रखिएगा, अगर कल सुना है तो फिर आज बेचना चाहिए। बागले साहब से ही पूछते हैं कि आज कौन से लेवल्स उनके चार्ट पर उनको नजर आते हैं, फिर हर्षदा से बाकी के ब्रोकरेज हाउसेस पर राय लेंगे। बागले साहब बताइए एचयूएल पर क्या कॉल है? हेमंत, पहले तो मैं ये कहूँगा, अनिल जी ने जो कहा कि हमने 980 में बाय 970 980 मई के 3rd वीक में, मुझे याद है तभी से आई थिंक कि 2 महीने हो गए, 2 महीने भी हो गए, तो आई थिंक अच्छी खासी मूव ऑलरेडी आई है। और यहाँ से मुझे 1220 1230 जो मैंने कल कहा था वो लेवल दिखता है। और ऑन द डाउन साइड 1100 के नीचे स्टॉप लॉस मैंने कल कहा था, बट अभी 1120 के नीचे भी जाते हुए नहीं दिखता है, तो 1115 का स्टॉप लॉस होगा और 1230 का टारगेट होगा। ये 2 से 3 हफ्तों का व्यू है। चलिए, तो आज बाजार में अगर कोई एक स्टॉक का सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा खुलते ही, तो एचयूएल होगा, और ये बाजार को सहारा देने का काम भी आज करने वाला है। इस पर हम खुलने के बाद भी एक कॉल लेंगे, लेकिन हर्षदा ये बताइए और कौन से ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं? इनफैक्ट सिटी ने ईडलवाइस पर अपनी कवरेज शुरू की है, और यहाँ पर उनका मानना है कि 240 का टारगेट रहेगा, यानी कि मौजूदा लेवल से करीब करीब 23% की अपसाइड की बात सिटी कह रहा है। अब वजह क्या है? उनको लगता है ईडलवाइस एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल एंटिटी है, मल्टीपल लेंडिंग और नॉन लेंडिंग बिजनेसेस में इनका एक्सपोजर है। साथ ही साथ उन्होंने अपने लिए एक नीश कार्व कर ली है। वेल्थ मैनेजमेंट में नंबर 3 प्लेयर है, और खासकर स्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदने में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनकी जो इनका काम है वो नंबर 1 प्ले है। इसीलिए उनको लगता है कि स्टॉक में अब तेजी आती हुई दिखाई देगी, और सिटी के रेडार पर आया है, इन्होंने कवरेज इनिशिएट की है। लेकिन एक सदाबहार बाय आयशर मोटर्स, मॉर्गन स्टैनली का कॉल यहाँ पर आता हुआ, ओवरवेट है अनडाउटेडली। टारगेट इन्होंने 30,967 का दिया है। उनको लगता है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डीलर नेटवर्क का कंपनी को फायदा मिल रहा है, और जिस तरह की स्थिति अब रॉयल एनफील्ड के लिए है, जो एक पॉजिटिव है कि कंपनी ने अपने आप को एक बहुत बढ़िया पोजीशन दे दी है, और अब मिड सेगमेंट में ये ग्रो करते हुए दिखाई देंगे अपने मार्केट को, भारत में और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा, स्टॉक को जरूर मिलेगा। अल्ट्राटेक के नतीजे हमने देखे, यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला है, भले ही वॉल्यूम्स ने यहाँ पर भी कुछ डिसअपॉइंट किया हो, लेकिन मॉर्गन स्टैनली बुलिश है। इनफैक्ट ओवरवेट का कॉल इन्होंने दिया है, 4892 का टारगेट अल्ट्राटेक पर आता हुआ। उनको लगता है रियलाइजेशंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और वहीं से ग्रोथ ड्राइव होती भी दिखाई दी। ऑफ कोर्स वॉल्यूम के फ्रंट पर, जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। आईओसी भी रेडार पर रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने इनफैक्ट थोड़ा सा अपग्रेड किया है, पहले अंडर परफॉर्मर का कॉल था, अब न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर टारगेट इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ 413 का टारगेट इन्होंने दिया है। उनको लगता है वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज दिखने वाला है एक्शन। शुक्रिया हर्षदा ये रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच जो स्टॉक सेक्शन में रहने वाले हैं उन पर बात करें उससे पहले हमारे वायदा कारोबार के एक्सपर्ट भी आज जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में, उनसे भी हम बातचीत करना शुरू करते हैं। आशीष जी, आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार मैं औरोबिंदो फार्मा पर राय ले लूँ। औरोबिंदो फार्मा के लिए वो बहुत चर्चित
ड्रग की अप्रूवल कल देर शाम आ गई, जिसका परसों इंतजार था, नहीं आई तो कल स्टॉक पिट गया, आज रिकवरी करने के पूरे मूड में है। तो ये एक बड़ी जो ड्रग थी जो आने की बात थी। ये बताइए सिद्धार्थ, औरोबिंदो फार्मा 735 पर आप खरीदेंगे? देखिए, फार्मा स्पेस में ऐसा लग रहा है कि औरोबिंदो फार्मा एक लीडर बन के निकल सकता है, और जो ड्रग का अप्रूवल मिला है उसमें अभी ये एकमात्र कंपनी है जिसे अभी अप्रूवल मिला है। करीबन 700 से 800 मिलियन का ओवरऑल मार्केट है, तो एक बहुत बड़ा अप्रूवल है औरोबिंदो फार्मा के लिए। और औरोबिंदो और कैडिला ये दो ही कंपनी हैं हम मानते हैं फार्मा स्पेस में जो एक बाइंग करके चल सकते हैं। मानते हैं कि यहाँ से एक अच्छी उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। बाकी सब कंपनियों में एक ज़रूर से एक डाउट्स और अटकलें ज़रूर है, बट हम मानते हैं कि कैडिला और औरोबिंदो ये दोनों ही कंपनी रिलेटिवली बेटर कर रही है। ओके, तो ये रहा है औरोबिंदो फार्मा पर। लेकिन देखिए, कल ऐसा नहीं कि एक ही दवा को अप्रूवल मिला हो। औरोबिंदो फार्मा की दवा को अप्रूवल मिला, सन फार्मा की एक दवा को अप्रूवल मिला, ल्यूपिन, कैडिला, यूएसएफडी अच्छे मूड में है लग रहा है। तो इन चारों में से अब चार्ट देख, हाँ हमारी कंपनी भी सुधर गई है। हाँ, ये बात भी सही कहा, ये दोनों चीजें। हाँ, तो इतना डंडा पड़ा है यूएसएफडीए का कि अब इन्होंने अपनी दवाओं को की जो प्रोसेसेस हैं उनको सुधारा है, जो आपत्तियां थी उनको ठीक करने का काम किया है। तो चार्ट किसके सबसे ठीक लगते हैं वागले साहब, ये बताइए। फिर से रिपीट करता हूँ, सन, ल्यूपिन, कैडिला, औरो। हेमंत, मोमेंटम तो औरो फार्मा में ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये 500 से लेकर 750 तक के लेवल्स तक आया, हाँ हल्का सा करेक्शन हो सकता है 2-4-5% का, पर मुझे लगता है जैसे ये 800 के ऊपर निकलेगा एक बड़ी मूव, मतलब 959। नहीं, अब करेक्शन क्यों होगा? देखो कल मैंने आपको कहा था ये अब बढ़ेगा नहीं, आप नीचे का लेवल बताओ। अब आज आप ऊपर का लेवल बताओ। नहीं, करेक्शन मतलब मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज ही की कर रहा हूँ। आज का देखो, अब आज बताओ ऊपर कितना जाएगा ये 780 मुझे इमीडिएटली क्रॉस तो होते हुए नहीं लगता है। जो आज कल में 202 से 3 दिन का व्यू है वहां पे अटक सकता है। 780 740 ये रेंज है, थोड़ा कंसोलिडेशन। परफेक्ट। तो ये है ना, ये हुई ना बात की 740 780 अब ये ट्रेडिंग रेंज हो गई है। यूएसएफडी की मंजूरी 4 शेयरों को मिली। और अच्छा, सन भी कल काफी मजबूत था दिन भर। अच्छा, सन सुबह से ही आप देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिख रहा है, लग रहा था कि कुछ आने वाला है। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद आया वो, और देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। बिल्कुल। तो आज ये स्टॉक्स अगर सन भी मेरे ख्याल से 600 रुपए तक जाने की 600 का दिखता है टारगेट। 590 बॉटम तो बन गया है अनिल जी, बट 600 तो हाँ 600-620 तक जा सकता है। हाँ, ये है ना। सन फार्मा को एक्चुअली मैं बताऊं, फार्मा शेयरों को ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका, थोड़ी देर में आशीष जी को भी पूछूंगा, और वो है इनके कॉल ऑप्शन खरीदने का। क्योंकि फार्मा के कॉल ऑप्शन इतने सस्ते मिल रहे हैं कि मतलब वोलेटिलिटी नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो कॉल ऑप्शन बहुत सस्ते मिलते हैं। और ऐसे में ये एक अप्रूवल जो आती है ना, ये कॉल में मोटा पैसा बनाकर दे सकते हैं। कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, पूछेंगे आशीष चतुर्वेदी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी साहब, वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी बताने के लिए सेंटम वेल्थ मैनेजमेंट से, और किरण यादव.com के किरण यादव साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। आशीष जी, ढूंढा आपने फार्मा का ऑप्शन? हाँ, देखा मैंने। अनिल जी, मेरा मानना है कि बिल्कुल आपने सबसे पहली बात ये सही की कि इनके अंदर जब भी मूव आएगा, एक तो शार्प मूव आएगा, गैप अप ही होगा जनरली, एक ट्रेंड आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि न्यूज़ के इवेंट के उस पर होगा। और बेस्ट प्ले ऑप्शन होगा जिसके अंदर मुझे लगता है 580 की जो कॉल ऑप्शन है सन फार्मा की, अगर से वो लेते हैं तो वो कुछ 8 रुपए के आसपास मिल रही है। इसको अगर से आप पोजीशन बनाते हैं, मुझे लगता है आराम से ये ऑप्शन किसी भी इवेंट के अंदर में 25 रुपए के आसपास जाते हुए देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड में मुझे लगता है बहुत ही लो रिस्क 3-4 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के 580 की जो कॉल ऑप्शन है सन फार्मा के अंदर, वो लॉन्ग पोजीशन की तरफ बनाई जा सकती है। चलिए, तो 580 का कॉल ऑप्शन सन फार्मा का खरीदना चाहिए, रखना चाहिए आपको। चतुर्वेदी जी, आप अपने सारे के सारे स्टॉक आइडियाज पिक्स निकाल कर रखिए, जब तक हम किरण जी से पूछते हैं उनके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं। किरण जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। किरण यादव जी, आपको आवाज पहुंच रही है? कुछ दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आशीष जी के पास ही वापस आते हैं। बताइए सर, आपके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज।
हेमंत, सबसे पहले मैंने लॉन्ग आइडिया होगा एशियन पेंट्स के अंदर, जहां कल हमने देखा बहुत ही अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने को मिले। ओपन इंटरेस्ट में बहुत स्ट्रांग एक एडिशन देखने को मिला और वीकली एक ब्रेकआउट 1140 के ऊपर इस स्टॉक में आया। तो मुझे लगता है 1130 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1190 से 1200 तक के टारगेट्स एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक मेरी होगी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर में एक्सिस बैंक, जहां पर पे बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद कल हमने देखा कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पिकअप होना शुरू हुए और स्टॉक ने एक रेंज 516-17 की क्रॉस की है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर में 532 से लेकर 538 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 508 के एक स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग पोजीशन एक्सिस बैंक के अंदर बनानी चाहिए। आज मैंने 2 सेल कॉल पिक किए हैं। उसमें सबसे पहला होगा कैनफिन होम्स, जहां पर हमने देखा लास्ट 3-4 दिनों में एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है और कल बहुत अच्छे वॉल्यूम्स शॉर्ट साइड के अंदर में बनते हुए तो देखने को मिले। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर में 3000 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 3240 के एक स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। और दूसरी पिक होगी एसआरएफ के अंदर, जो मल्टीपल मंथली लोस के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक जैसे ही 1520 के स्तरों को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू होगा। इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 1550 के स्टॉप लॉस होंगे और नीचे में 1475 तक के टारगेट्स एसआरएफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एक्सपर्ट्स को मौके सब तरफ दिख रहे हैं, तेजी हो या मंदी आपकी होगी कमाई, ये बात पक्की है। तो शॉर्ट साइड पर भी कैनफिन होम्स और एसआरएफ 2 स्टॉक चुने हैं आशीष ने, लेकिन किरण जी ने कौन से शेयर चुने ये पूछ लेते हैं उनसे। बताएं सर आपकी टॉप पिक्स। अच्छा जी, सॉरी अनिल जी, मेरा पहला काउंटर रहेगा एक्सिस बैंक, जहां पे आपकी तेजी की व्यू रखना चाहिए। मेरा पहला टारगेट रहेगा 525, जो कि पिछले 6 महीने से एक कंसोलिडेशन का हायर एंड है। अगर ये निकल जाता है तो फिर टारगेट बहुत बड़े देखने मिलेंगे, जो कि 580 के रहेंगे, जो कि अगले सीरीज में आएंगे। तो मेरा मानना है कि 525 के लिए आज के लिए टारगेट्स के लिए ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 510 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। दूसरा रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छा खासा जमाव देखने को मिल रहा है और जो ट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग है। 299.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 312 का टारगेट रहेगा, जो कि 2 से 3 दिन में आ जाना चाहिए। तीसरा रहेगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में भी मुझे लगता है कि इधर बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने को मिले। कल दिन भर कंसोलिडेट करते नजर आए, अच्छे खासे डिलीवरी मार्किंग हो चुकी है। और अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 1160-1180 में बहुत अच्छा जमाव देखने को मिल रहा है, जो कि टारगेट मान के चलना चाहिए। तो मेरा टारगेट 1185 के लेवल्स रहेंगे और स्टॉप लॉस के लिए 1130 के लेवल्स देखने ऑब्जर्व करने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये है राय आपके लिए। भारत फोर्ज बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। सिद्धार्थ भी अभी कह रहे थे खरीदारी कीजिए। एक्सिस बैंक भी कॉमन होता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक्स वही है, एक्शन वही है। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे टीवी 18 और नेटवर्क 18 के कल आए नतीजों पर। हमारे साथ जुड़ेंगे नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ और टीवी 18 न्यूज़ के सीईओ राहुल जोशी और साथ ही वायकॉम 18 के सीईओ सुधांशु वत्स इस छोटे से ब्रेक के बाद। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 ने कल देर शाम अपने नतीजे पेश किए हैं और इन नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं राहुल जोशी, जो एडिटर इन चीफ नेटवर्क 18 के और साथ ही सीईओ न्यूज़ टीवी 18 है, और साथ ही हमारे साथ हैं सुधांशु वत्स साहब भी, जो सीईओ हैं वायकॉम 18 के। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज़ पर। शुरुआत राहुल सर उसी चीज़ से की जाए जिसमें हमारे दर्शक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बिजनेस न्यूज़। ये बताइए कि इस तिमाही में बिजनेस न्यूज़ की परफॉर्मेंस कैसी रही है, खासतौर से हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने किस तरह का मार्केट शेयर रखा है? आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि हमने अच्छा ही किया होगा। मगर बिजनेस न्यूज़ इस क्वार्टर में हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। बिजनेस न्यूज़ ने हमने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और ख़ास करके अगर आप पिछले पूरा 1 साल देखें तो रेटिंग्स में भी हमने दोनों चैनल्स में बिल्कुल डोमिनेट किया है। आवाज़ तो आपको पता ही है, कभी 70% से कम होता नहीं है। 67-68% एवरेज उसकी व्यूअरशिप रहती है। मार्केट बैंड्स में और भी ज़्यादा। CNBC इंग्लिश ने भी कमाल की रेटिंग्स दी हैं। 50-55% से कम होते नहीं, और अगर आप मार्केट आवर्स में ले लें तो 65% के आसपास भी हमारा शेयर रहता है। और सबसे अच्छी ग्रोथ इस बार बिजनेस सेगमेंट में ही हुई है, करीब 30% के आसपास हमने ग्रोथ दिखाई है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि बिजनेस ने एक अच्छा प्रदर्शन इस क्वार्टर में किया है। लेकिन एंटरटेनमेंट की सुधांशु सर आपसे पूछना चाहता हूँ, वायकॉम 18
इस तिमाही में कैसी परफॉर्मेंस है? वाईकॉम 18 की इस तिमाही में अच्छी परफॉर्मेंस रही है अनुज। हमारा पहले तो शेयर से शुरू करता हूं। हमारा पहली बार टोटल मार्केट में 10% से ऊपर शेयर चला गया है वाईकॉम 18 का। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी क्रॉस 10%। ओके, तो 10% से ऊपर गया, ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए। ओवरऑल भी हमारा जो ग्रोथ आया है इस क्वार्टर में डबल डिजिट आया है। हालांकि मेरा ये मानना था कि ये ग्रोथ और भी बेहतर हो सकता था। मैं सोच रहा था कि मिड टीन्स तक ग्रोथ आता, लेकिन जून में थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो गया। जीएसटी को लेके थोड़े एडवर्टाइजर्स कॉशियस हो गए थे, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो जून के सेकंड हाफ में खास तौर से, और जुलाई में भी अभी वो देखने को मिल रहा है। जुलाई में भी थोड़ा सॉफ्ट चल रहा है अभी एडवर्टाइजिंग, तो उससे इंपैक्ट आया है। अप्रैल मई बड़े अच्छे महीने थे, जून थोड़ा सा सॉफ्ट रहा इसलिए, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ हमारा टीवी एंटरटेनमेंट में वाईकॉम में आया है। मतलब थोड़ा पहले डीमोनेटाइजेशन से जो झटका लगा उससे संभलने की कोशिश हुई, अब जीएसटी आ गया। तो राहुल सर ये बताइए कि फिर ये जीएसटी का असर कब तक आप उम्मीद करते हैं कि खत्म हो जाएगा और ट्रैक पर आने लगेगा फिर से बिजनेस एकदम? इस वक्त ये कहना थोड़ा ये जल्दी होगी कि कितने दिन इसका इम्पैक्ट रहेगा, पर मुझे जो ऐसा लगता है कि अभी जुलाई का महीना कोई बहुत अच्छा शुरू नहीं हुआ है, उसमें सॉफ्टनेस काफ़ी दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है 1-2 महीने ये सॉफ्टनेस और भी रहेगी। उम्मीद हमारी ये है कि अगला सेकंड हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर का ये अच्छा रहेगा। फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, तो इसके ऊपर अगर बाकी सब चीज़ें ठीक रहीं तो मुझे उम्मीद है कि इस पर हम अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। वैसे इस क्वार्टर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ी सुधरी है और इम्प्रूव होकर कंपनी अच्छा खासा मुनाफे में दिखे, ये कब तक होने वाला है? देखिए, इस क्वार्टर में जो आप देख रहे हैं वो पहले 2 महीने बहुत अच्छे थे इस क्वार्टर के। अगर वही उससे चलते रहते तो मुझे लगता है कि हम और कहीं अच्छे रिजल्ट्स इससे पोस्ट करते। जून में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने के बावजूद भी हमने अच्छा खासा प्रदर्शन दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले साल में अगर कोई अनहोनी ना हो तो मुझे लगता है कि ये साल हम ठीक ठाक ग्रो करेंगे, तो इसलिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जहाँ तक आप वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर रहे हैं, इस वक्त ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम कोई खास वैल्यू अनलॉकिंग इस साल करें। और जहाँ तक रही इन्वेस्ट करने की बात, तो रीजनल में हम आगे भी इन्वेस्ट करते चलेंगे। जिन स्टेट्स में नहीं है वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको भी देखेंगे। रीजनल एक बहुत बड़ा प्ले होगा आने वाले 3 से 5 सालों में हमारे लिए, और उसके बैक में डिजिटल भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्ले होगा रीजनल पे। तो उस पे एक ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है साफ साफ। बाकी जितने हमारे चैनल्स हैं, मुझे लग रहा है कि रेटिंग्स में आगे हैं। एक आध चैनल हैं जो कि थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, पर ज़्यादातर 80-90% हमारा पोर्टफोलियो बहुत हेल्दी है। आई थिंक इसको एक्सप्लॉइट हम लोग आराम से कर पाएंगे आने वाले कुछ साल। यानी कि ग्रोथ के लिए आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जो मौका मिले। हर मौके की हम तलाश में रहते हैं, सब चीज़ को देखते रहते हैं।